अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब प्रोफेशनल्स। आज की जो वीडियो का डिस्कशन है वो ये आता है कि विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स के ऊपर आता है कि बहुत सारी मिसकॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर कि अगर अगर कोई कंपनी किसी सप्लायर को पेमेंट करती है, कस्टमर्स किसी सप्लायर को पेमेंट करता है और उसके बीच में इंटरमीडियरी आ जाता है कोई बीच में, जो कि सर्विस चार्जेस के ऊपर आता है। तो जब वो इनवॉइसिंग करता है हमें, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जैसे शिपिंग एजेंट वाले होते हैं, मैन पावर वाले होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि हमें इनवॉइस करते हैं, 2 इनवॉइस करते हैं, 1 इनवॉइस में 2 चीज़ें ऐड करते हैं। एक तो वो होता है कि जो उन्होंने सर्विसेज़ प्रोवाइड की होती हैं, जैसे मैन पावर्स को रखा होता है, उन्होंने हायर किया होता है, और एक अपने सर्विस चार्जेज़ होता है। तो इसके बेस पे विथहोल्डिंग ऑफ टैक्स किस पे होना चाहिए और सेल्स टैक्स किस पे चार्ज होना चाहिए? तो जो सेल्स टैक्स होता है वो उस पे चार्ज होगा जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जो उन्होंने सर्विसेज आपको प्रोवाइड की है अपार्ट फ्रॉम द जो हायर लेबर की है, क्योंकि वो लेबर्स पे बनता नहीं है जीएसटी, क्योंकि मैन उन्होंने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है वो मैन पावर की है। उन्होंने एम्प्लॉयज को अरेंज किया है और उनके ब्याह पे वो हमारे ब्याह पे वो उनको सैलरी पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि विथहोल्डिंग जो होती है, क्या वो पूरी इनवॉइस पे करें या सिर्फ उनके सर्विस सर्विस चार्जेस पे करें? तो मैं सबसे पहली बात ये बताता हूँ, मैं अगर मैं इस इंटरमीडियरी को बीच से हटा दूँ, तो मेरी जो जो पेमेंट होगी, जो वैसे एम्प्लॉइज़ को होगी या कस्टम को होगी या किसी भी लोगों को होगी, वो क्या होगी, मैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसकी विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करूँगा। अब एक एम उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ रखे हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को हायर किया है मशीनरी पे काम कराने के लिए। तो आप मेरी बात सुनिएगा, अगर उनकी सैलरी जो होगी वो बिलो द लिमिट होगी, तो मैं टैक्स डिडक्ट नहीं करूँगा उनका। सिमिलरली अगर कोई शिपिंग एजेंट वाला है, मैंने उसको हायर किया है, उसने कस्टम को पैसे दिए, तो कस्टम को जो पैसे दिए जाते हैं उसमें विथहोल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब उन्होंने टैक्स नहीं काटा, तो और बाय लॉ भी लिखा हुआ, तो मैं मेरा टैक्स वो डिडक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? तो एक बात तो सिंपल सी बात होगी, या मैं इनका टैक्स सिर्फ सर्विस चार्ज पे डिडक्ट करूँगा, उन सर्विसेज़ पे नहीं करूँगा जो वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैन पावर को अरेंज करके दे रहे हैं, जिस पे उन्होंने सैलरी पे की है, या एक्स वाई ज़ेड कुछ भी चीज़ें उन्होंने की हैं, ठीक है ना? अब मैं एक मिसाल लेके आता हूँ, इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने किसी को मैन पावर सर्विसेज़ दी है, ठीक है? मैंने उसको इनवॉइस की, लाख रुपए की इनवॉइस अलग करके दी, और मिसाल है लाख रुपए की इनवॉइस करके दी और 50,000 रुपए की मैंने सर्विस चार्जेस किए। तो हम पहले लाख रुपए की अगर एंट्री बनाते हैं, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे कि हमारा रिसीवेबल डेबिट होगा और हमारी सेल्स क्रेडिट होगी, रेवेन्यू क्रेडिट होगा। इसकी अगेंस्ट में अगर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो वो भी सिमिलर अमाउंट से होगा। एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा आपका, पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्स प्लस माइनस 100 100 माइनस 0 हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट है तो 0 ही हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपका रेवेन्यू कितना है? लाख रुपए से, और एक्सपेंस भी कितना है? लाख रुपए से। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 0 आ गया, कोई टैक्स नहीं बनता। तो फिर ये जो विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा, ये तो आपका एसेट हो जाएगा। पूरा का पूरा विथहोल्डिंग एसेट जो होगा, जो उसने हम जो डिडक्ट करेंगे, या वो डिडक्ट करेगा, वो तो पूरा एडवांस टैक्स हो जाएगा आपका। तो जब वो पूरा का पूरा एडवांस टैक्स हो जाएगा, भाई मुझे वो एडवांस टैक्स का कौन सा दो नफिल का सवाब होने वाला है जो आप मेरा डिडक्ट कर रहे हो उस पे, जो मेरी सर्विस इनकम नहीं है। अब आप खुद सोचें, जो एडिशनल इनवॉइस एक और होती है जिसमें सर्विस चार्जेस होता है। सर्विस चार्जेस पे विथहोल्डिंग ऑफ टैक्स सवाब बनता है। क्यों? क्योंकि उसी रेवेन्यू पे वो कंपनी वाले अपना खर्चे मेंटेन करते हैं ना, अपने जितने भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का, एडमिन का, सेलिंग के, वो खर्चे सारे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, तो ये जो विथहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जैसे मैन पावर सर्विसेज हैं, या कस्टम एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडर, किसी भी, तो उनकी सर्विस में विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड होता है। उनकी जो जो वो वाली चीज़ है ना, क्या नाम है, जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की होती है, जैसे कस्टम को पैसे देना या एम्प्लॉयज़ को पैसे देना, तो वो उसपे विथहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं रीइंबर्समेंट का वर्ड यूज़ करना। देखिए, रीइंबर्समेंट का कोई वर्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसमें ये बताया गया कि कहाँ-कहाँ पे एग्ज़ेम्पशंस होती है, कहाँ-कहाँ पे हम एग्ज़ेम्पशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, 153 की या 154 की विथहोल्डिंग की, कहीं पे भी। तो थोड़ा-सा माइंडसेट अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा कि भाई देखिए, किस पे विथहोल्डिंग एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। सिंपल ये रखें कि अगर मैं इस इंटरमीडिएट को बीच में नहीं रखता, तो मुझे एप्लीकेबिलिटी क्या बनती विथहोल्डिंग टैक्स एज़ अ विथहोल्डिंग एजेंट या एज़ अ विथहोल्डिंग। ठीक है? तो आपको पिक्चर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी।
प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे प्रोवाइड कीजिएगा इस पे, अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।